सो हेलो देयर, हमारा बायोलॉजी का पेपर हो चुका है। दिस वाज द लास्ट एग्जाम एंड इसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म तो कभी पहनने को मिलेगा नहीं, खासकर ये 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स को। सो पेपर रिव्यू ये था कि पेपर बहुत ईजी था। मेरा सेट 1 था, एज यू कैन सी सेट 1 पेपर तो मेरा ईजी था। बहुत सारे बच्चे बोलते सेट 1 सेट 3 ये सभी लगभग सेम ही आए थे एंड मॉडरेट थे, तो ना ईजी ना डिफिकल्ट, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी था। उसमें टाइम मैनेजमेंट में बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती थी। मेरा तो पेपर मैंने टाइम पे कंप्लीट कर लिया था। सो लेट्स सी फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए में तो क्या कहते हैं, MCQs थे। MCQ का पहला क्वेश्चन था कि इमेस्क्रेशन किस में नहीं चाहिए था, तो मैंने तो पपाया मारा। वैसे मैंने अभी आंसर्स को वेरीफाई नहीं किया है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग, बट इफ़ यू कैन सी मैंने तो साथ सही मारा होगा। बट देखते हैं, राइस तो ये सब तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, इसलिए मैंने पपाया मारा था। इस केस में मैंने रेड ब्लड सेल मारा था। अगर मैंने कोई गलत आंसर मार्क किया होगा तो प्लीज़ लेट मी नो कि मैंने गलत मार्क किया है, क्योंकि मैंने अभी कोई चेक नहीं किया कि पेपर कैसा था। ओवरऑल आप देखिए कि मतलब कैसे पेपर मैंने अटेंड किया था। ये क्वेश्चन तो मैं करके गई थी कि टोमेटो का, तो टोमेटो और पोटैटो का ये हाइब्रिड होता है। और बाकी मुझे लगता है कि इंडिया में 1000 से कम तो नहीं होंगी राइस की वैराइटीज़, मतलब जैसा कि हमने बायोलॉजी बुक में पढ़ा है। और यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज जो डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई करती हैं एक सेम इकोसिस्टम में, उसे तो स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 7 था, वो तो ईजी था। मेघालय का वो क्या कहते हैं सैक्रेड ग्रुप्स, तो गारो खासी जयंतिया हिल्स होते हैं, तो इसमें सिर्फ जयंतिया हिल्स दिया तो वो भी होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है, क्योंकि इसमें मतलब मैं क्रॉस में भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जैसा इन्होंने डायग्राम दिया है वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये। ये तो मान लो थोड़ा क्लियर भी है, ये तो एकदम क्लियर नहीं है कि डायग्राम में क्या कहना चाहता है। खास करके ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या सेम है या फिर थोड़े डिफरेंट है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। इसलिए फिर भी मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की और मैंने तो इसमें इंडिपेंडेंट असर्टमेंट मारा है। तो बाकी ये तो थोड़ा सा अजीब टाइप का था, मिस मैच पेयर अनमैच द कॉलम। बट डाइवलेंट कैटायन इज ट्रीट फॉर द बैक्टीरियल सेल, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट DNA को सेल में इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तब के लिए होता है। काइटिनेज बेसिकली फंगल सेल वॉल को वो करता है, क्या कहते हैं उसके सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है। बायोलिस्टिंग गन्स एंड जीन गन्स आर यूज्ड फॉर द बेसिकली रिकॉम्बिनेंट DNA को उसमें डालने के लिए, क्या कहते हैं सेल्स में डालने के लिए, खास करके जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशंस है वैसे बैक्टीरियाज के लिए। और TI प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, तो उसके हिसाब से मैंने ये ऑप्शन क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, सबसे ईजी था, लैमार की थ्योरी थी। उसके बाद प्लाज्मिड के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो मुझे लगा था कि शायद रेप्लिकेशन जो होता है वो क्रोमोसोमल DNA नहीं करता है ना, बल्कि ओराई करता है। जो प्लाज्मिड में जो पार्ट ओराई होता है वो शायद इसका रेप्लिकेशन कंट्रोल करता है, इसीलिए मुझे लगा कि ये क्रोमोसोमल DNA नहीं होगा, इसलिए मैंने ये मार्क किया। बाकी आई डोंट नो करेक्ट है रॉन्ग। एंड कनेक्टिव टिश्यू पूछा था जो ओवरी को पेल्विक और यूट्रस से कनेक्ट करता था, दैट वाज लिगामेंट। असर्शन रीजन मोस्टली आई थिंक ईजी थे, इसमें कोई खास डिफिकल्ट नहीं थी। जैसे असर्शन रीजन में देखेंगे तो मैंने पहले का A मारा है, आप मिला लेना। दूसरे का भी A है, इसका C है और इसका B है। इसका मुझे कन्फ्यूज़न है कि पहला वाला जो था वो करेक्ट है या रॉन्ग है, आई डोंट नो, बट पहला वाला मुझे नहीं आ रहा था, बट मैंने B मार दिया है। बाकी तीनों तो सही है। मैं ये क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में मैं ह्यूमरल इम्यूनिटी ही भूल गई थी क्या होता है, बट थोड़ा बहुत सेकेंड क्वेश्चन के टाइप से पता चला था कि साथ ही एंटीबॉडीज़ के बारे में पूछना चाहता है, तो लिख के आ गई हूँ अच्छा खासा। एंटीबॉडीज़ के बारे में पता था, बट ह्यूमरल इम्यूनिटी होता ना कि एट टू द पॉइंट लिखना होता, तो पॉइंट ही मैं भूल गई थी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है। उसके बारे में थोड़ा याद आता तो शायद मैं इम्यून रिस्पॉन्स बता पाती, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन का मैंने A पार्ट अटेम्प्ट किया है, जिसमें कि डोरमेंसी ऑफ सीड का मैंने एडवांटेज लिखा है। P और कैस्ट में तो एक एल्बुमिनस है और एक नॉन एल्बुमिनस। 19वां का और भी मैंने दोनों अटेम्प्ट किया था, क्योंकि दोनों ऐड करना था। तो इसमें था कि पहले तो आप इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, तो ये तो EcoR1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो मैंने वो बताया। फिर हाउ डज दिस एंजाइम फंक्शन, ये एंजाइम कैसे फंक्शन करते हैं, तो ये एंजाइम तो फंक्शन करते हैं कि जैसे कि ये बेसिकली यहाँ पे इन दो बेसिस गुआनिन और एडेनिन के बीच में कट करते हैं, स्टिकी एंड्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद फिर इन्हें लाइगेट कर दिया जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए। दिस वाज द फंक्शन। एंड इस क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने B पार्ट किया है। RNA और DNA को डिफ्रेंशिएट RNA और DNA के न्यूक्लियोटाइड को डिफ्रेंशिएट करना था, और एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में 2 बॉन्ड्स, एक जो होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एक होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इन दो बॉन्ड्स का नाम लिखना था, नंबर मिल जाएंगे। इन्वर्टेड पिरामिड, तो मैंने पिरामिड ऑफ यहाँ पे मैंने लिखा है, पिरामिड ऑफ मैंने बायोमास लिखा है जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में था। और इकोलॉजिकल पिरामिड का मैंने 3 से 4 शायद लिख दिए हैं, 2 लिमिटेशन लिखने थे, मैंने 2-3 ज़्यादा लिख दिए, टाइम था तो लिख दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन था 22 वाला,
पॉलन ग्रीन की वायबिलिटी पे क्वेश्चन था, तो एग्जाम्पल में मैंने रोसेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल दे दिया था, और जो सीरियल्स के पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो 30 मिनट वायबिलिटी होती है उनके बारे में। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन बैंक में क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में लिखना था, जो जिसमें -196 इस क्वेश्चन में -196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है वो। और पेडिग्री एनालिसिस, ये टॉपिक मुझे बकवास लगता था, आई नेवर थॉट कि इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आएगा, और इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आया था लिटरली, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, जो आइडिया था मैंने लिख दिया। और इस पेडिग्री को मैंने जब एनालिसिस किया तो मुझे इसमें एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ तो नहीं दिखी, तो मैंने ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ मार्क कर दी। मैंने तो 3 इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, फिनाइलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्योंकि इसमें कोई एक एग्जाम्पल लिखना था, मैंने तीनों लिख दिया। बाकी हार्डी-वेनकर प्रिंसिपल समझाना था, तो ये P + Q = 1 का बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, इसको डिराइव करना था और समझाना था, मैंने वो किया। और जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर डिस्टर्ब करेंगे उनका नाम लिखना था। क्वेश्चन नंबर 25 में तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही था, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मेगास्पोरेंशियल का डायग्राम बनाना था, और इसमें आपको बाकी सारी लेबलिंग करनी थी, सेंट्रल सेल की, फिलिफॉर्म अपरेटस की, एग सेल की, सिनर्जिड्स की, बस हो जाता। और क्या नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर, जिसमें हमें बेसिकली ओपियोइड का हमें बताना था कि किस प्लांट से वो निकाला जाता है। तो वो प्लांट होता है हमारा पापावेर सोम्निफेरम, जिसे पॉपी प्लांट भी कहते हैं, और उसके लेटेक्स यानी कि उससे जो रिजाइन जैसा कोई सब्सटेंस निकलता है, मतलब लेटेक्स से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और हीरोइन तो बेसिकली डाइएसिटाइलेटेड मॉर्फिन होता है, और इसके इफेक्ट मतलब ये सीएनएस को सप्रेस करता है, बॉडी में कामनेस लाता है, रिलैक्स करता है बॉडी को, स्लीप इंड्यूस करता है एक पर्सन में, दैट वाज द इफेक्ट। और नेक्स्ट था, हाँ ये थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड था कि 2 क्रॉप्स है, एक और ए और बी किसकी, कॉर्न की, उसमें से एक हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड लिया और एक नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल वाला है उसमें बेसिकली कॉर्न बोरर्स लग गए हैं। मुझे लगता है क्राइजीन 1AB ही है, क्राइजीन 1AB ही है जो बेसिकली क्या कहते हैं यूज़ होगा इसके लिए, क्या कहते हैं, कॉर्न बोरर्स के अगेंस्ट। तो मैंने उसी के रिगार्डिंग जितने भी आंसर फ्रेम किए हैं उसी के रिगार्डिंग है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 28, मैंने इस क्वेश्चन में ब्लंडर कर दिया था। ए वाला ऑप्शन मुझे क्वेश्चन समझ में आया था, बट मैंने ये डायग्राम ठीक से नहीं देखा था, मुझे लगा कि ऊपर निगेटिव और इधर पॉजिटिव है, लेकिन बाद में मैंने ध्यान से देखा कि वो शीट आंसर ए वाला लिखने के बाद मुझे याद आया मैंने गलत किया, मैंने उसे काटा, फिर से मैंने लिखा एंड फिर मैंने सेक्शन बी अटेम्प्ट किया था। सेक्शन बी का पूरा आंसर सही था, बट ए वाला मैंने गड़बड़ कर दिया था, बट एट देन वो सही था। डी वाला सेक्शन का जो ये क्वेश्चन था, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज थी कि इसमें क्या लिखना होगा, बट मैंने तो पहले वाले पार्ट में कॉम्पिटिटिव रिलीज़ के बारे में सब कुछ छाप दिया है। और बी और सी तो अच्छा ही गया। गैलापागोस आइलैंड पे जो टॉर्टोइज और गोट के बीच में वो था, क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन था, उसे मैंने समझा दिया। और इस सी वाले सेक्शन में तो एक ट्री पे कितनी सारी चिड़िया रहती हैं, अलग अलग नीके यूज़ करती हैं, मतलब अलग अलग सबका नीके होता है, उसके अनुसार मैंने आंसर फ्रेम किया है। और क्या, उसके बाद 30 क्वेश्चन नंबर, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, जिसमें कि बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ देखना था। दिया हुआ है ग्राफ जिसमें ये टेस्ट क्रॉस है, ये बेसिकली सेल्फिंग का, और ये 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स का क्रॉस था। नेक्स्ट था ये क्वेश्चन, मतलब उसी का पार्ट है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि अब क्रॉस का नाम बताइए और क्रॉस क्यों, बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस यही है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम जीनोटाइप पता कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन ई आता है। सेक्शन ई का मैंने बी पोर्शन अटैम्प्ट किया, जिसमें कि मुझे इनसे में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था, बट मैंने तीसरे केस में ICSI बताया है, दूसरे वाले में IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, पहले वाले केस में IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन को मैंने बताया कि वहीं बेटर होगा। कॉपर रिलीजिंग में मैंने तीनों के नाम लिख दिए, CU7, CU2 एंड मल्टीलोड 370। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बी पोर्शन अटैम्प्ट किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा ईजी लगा। एक पोर्शन में कर सकती थी, बट थोड़ा वो होता है ना कि हो सकता है कोई पॉइंट में मिस कर दूँ जिस पे नंबर मिलता है, तो इसलिए मैंने इसे प्रेफर किया, मैंने ड्रॉ कर दिया। मतलब मेरी तो पूरी लाइन भर गई थी, क्या कहते हैं, mRNA स्टैंड बनाते बनाते, फिर भी एडजस्टमेंट करना पड़ा। 33 क्वेश्चन भी मैंने किया, जिसमें मैंने पूरा मलेरिया का होता है ना कि लाइफ साइकिल भी मैंने आधा अधूरा, जैसे इस क्वेश्चन में था 2 नंबर वाले में सेक्शुअल स्टेज की, तो मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया। और ब्लड, ह्यूमन बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में कैसे वो इन्फेक्ट करता है, लीवर में जाता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, मैंने उन सबको भी ड्रॉ करके और प्रॉपर आंसर लिख दिया, तो ये हो गया। ऐसे हमारा पूरा पेपर ख़त्म होता है एंड आफ्टर दैट फाइनली पेपर ओवर हो गया। पेपर अच्छा था, काफ़ी लेंदी तो था थोड़ा, लेकिन मैंने पेपर अटेम्प्ट किया कैसे था कि मैंने सेक्शन डी पहले ही उठाया, क्योंकि मेरा ये था कि ऐसा ना हो कि फिर से मतलब होता ना कि लार्ज, तो मैं वॉच नहीं ले जाती एग्ज़ाम में, तो ऐसा ना हो कि पता चले कि मेन आंसर्स मैंने ठीक से पॉइंट नहीं मेंशन किए या फिर नंबर छूट गया, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने सेक्शन डी पहले किया, फिर सेक्शन ई किया, उसके बाद सेक्शन ABC आराम से हो गया। टाइम टेकन था पेपर, पर फिर भी दिस वॉज गुड एंड फाइनली पेपर ख़त्म होता है।